हाँ जी, वेलकम इन आज़ाद इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज़ाद इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन और सबसे ज़्यादा स्वागतम आपका आज़ाद इंस्टीट्यूट में। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत आनंददायक जीवन जी रहे होंगे। आप कहोगे गुरुजी आनंददायक जीवन और वो भी हमारा स्टूडेंट का। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट का जीवन जो है बड़ा आनंददायक होता है। बस आनंद लेने का पता होना चाहिए किस तरीके से लेना है आनंद। अब देखिए, आप बड़े समझदार हैं, पढ़ाई का आनंद आप सबसे ज़्यादा लेंगे, मुझे पता है, बड़ा यकीन भी है, उम्मीद भी है कि बड़े अच्छे से आप अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए, एवरीथिंग इज ओके। आरजू कडेला, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी। रक्षा इनके नमस्ते सर, नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। बबलू खत्री नमस्ते सर, नमस्कार जी, आपको भी मेरा नमस्कार। एवरीथिंग इज ओके, वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो सही है, सब कुछ सही है क्या? जल्दी से बताइए फटाफट से, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज ओके, ठीक है जी, एवरीथिंग इज ओके। तो देर किस बात की, करें स्टार्ट। अपने जो शासक के बारे में, जिस शासक के बारे में चर्चा कर रहे थे, उन शासक का नाम क्या है? उनका नाम है सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह के बारे में चर्चा करते करते हम पहुंच चुके थे उनके में, और निर्माण कार्य में हम चर्चा करते करते पहुंच ही रहे थे कि अचानक कक्षा का टाइम हो गया और मुझे वहां पर कक्षा को स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि आपसे टाइम की इजाजत ली थी कितने बजे तक क्लास है, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम ले लिया तो आप मेरा सर खा जाओगे, दिमाग खा जाओगे। गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो इतने टाइम तक? आपने तो हमारे 1 घंटा मांगा था, और इतना कीमती 1 घंटा हमने अपने बिजी शेड्यूल में से निकाला, और गुरुजी आधा घंटा और ले लिया आपने। ये तो गुरुजी अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा इसीलिए ही मैंने उस क्लास को लास्ट के अंदर छोड़ करके, क्लास को कंप्लीट करके, फिर मैंने कहा अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं उसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सवाई जयसिंह के बारे में चर्चा कर रहे थे, और सवाई जयसिंह के बारे में चर्चा कर ही रहे थे, और चर्चा करते करते हम पहुंच चुके थे उनके निर्माण कार्य के अंदर। तो मैंने कहा कि सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया, और उन सौर वेधशालाओं को जंतर मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतर मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जंतर मंत्र कहते हैं। क्लियर है? चलिए जी, तो सवाई जयसिंह जो है 5 सौर वेधशालाओं में पहली सौर वेधशाला दिल्ली वाली वेधशाला जो है, दिल्ली वाला जंतर मंतर जो है, उसका निर्माण करवाया गया था। और सबसे प्राचीन जंतर मंतर मैंने आपको कल की क्लास में बताया था या नहीं बताया था कि अगर आपसे ये बात पूछे कि सबसे प्राचीन जीवित कहां भाई, सबसे प्राचीन जंतर मंतर कौन सी है, तो आपका आंसर होगा गुरुजी दिल्ली वाली, जो 1724 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने उसका निर्माण करवाया था। अब कहेंगे गुरुजी ये तो कल करवा दिया था। मैंने कहा करवा दिया था, लेकिन रिवीजन नहीं करना क्या? अरे रिवीजन कौन करेगा, रिवीजन भी तो करवाना है। तो देखिए, अब हम
चर्चा कर रहे हैं सवाई जयसिंह के बारे में, और एक मैंने सौर वेधशाला बता दी जो सबसे प्राचीन है, दिल्ली वाली, और दिल्ली का जंतर मंतर। अब नंबर 2 पे जो वेधशाला है वो वेधशाला है जयपुर की वेधशाला। कौन सी वेधशाला? जयपुर की वेधशाला। और जयपुर की जो वेधशाला है ये, इसका जो निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? 5th नंबर की मथुरा है। हाँ जी, 5th नंबर की मथुरा है। चौथी समझ गया होगा समझदार। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो देखिए, जयपुर की वेधशाला, इसका निर्माण करवाया गया था 1728 से लेकर के 1734 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। ठीक है अभी नंबर 3 पे है उज्जैन की वेधशाला। कौन सी वेधशाला? उज्जैन की वेधशाला। क्लियर है क्या? नंबर 4 पे है बनारस की वेधशाला। कौन सी वेधशाला? बनारस की वेधशाला। और नंबर 5 पे कौन सी वेधशाला? अभी अभी बताया, मथुरा, मथुरा की वेधशाला। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि 5वीं वेधशाला कौन सी थी, चौथी कौन सी थी। आपसे फैक्ट पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? फैक्ट पूछे जाएंगे। फैक्ट क्या पूछे जाएगा कि देश का सबसे बड़ा जंतर मंतर कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा जंतर मंतर कौन सा है? जयपुर वाला देश का सबसे बड़ा जंतर मंतर या फिर वेधशाला। कौन सी है? जयपुर की वेधशाला है। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलें आगे क्या? अब चलते हैं हम आगे, जो हमारे लिए राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर जो जो वो कला संस्कृति के अंदर जो जो चीजें आती है वो भी तो आएगी, राजस्थान वाली ही तो आएगी, क्योंकि राजस्थान कला संस्कृति की बात राजस्थान के इतिहास से जुड़ी हुई है। तो राजस्थान में तो इनमें से एक जयपुर आता है। तो जयपुर वाले की हम बात कर लेते हैं कि जयपुर की वेधशाला का क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर है क्या? चलिए जी, अब हम हेडिंग लगाते हैं जयपुर की वेधशाला। कौन सी वेधशाला? जयपुर की वेधशाला। जयपुर की जयपुर की वेधशाला। जयपुर की वेधशाला। जयपुर की वेधशाला या जयपुर का जंतर मंतर एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, कहीं आपको एग्जाम में ये देखने को मिल गया कि बताइए जयपुर की वेधशाला का निर्माण किसने करवाया, या सबसे बड़ी देश की वेधशाला कौन सी है, तो आप कहोगे हमें तो जंतर मंतर ही रटा हुआ है। लेकिन ये तो क्वेश्चन जो है ये वेधशाला वाला आ गया। तो वेधशाला वाला अगर आ गया तो वेधशाला और जंतर मंतर एक ही बात है। अगर देश की सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर की वेधशाला है तो देश का सबसे बड़ा जंतर मंतर भी जयपुर का जंतर मंतर होगा। क्लियर है क्या? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। और कब करवाया था? कब करवाया था? 1728 से 1734
34 तक। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगा। जो ये वेधशाला है, इस वेधशाला के अंदर 14 यंत्र लगे हुए हैं। कितने यंत्र? 14 यंत्र इस वेधशाला में, इस वेधशाला में 14 यंत्र लगे हुए हैं। क्लियर है क्या? 14 में से 3 प्रमुख है, 3 प्रमुख है, और उन तीनों की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सम्राट घड़ी। कौन सी घड़ी? सम्राट घड़ी। सम्राट घड़ी की अगर हम बात करें तो सम्राट घड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है। घड़ा कह दो तो ये औचित्य रहेगा इसके लिए, क्योंकि इतना बड़ा तो हम क्या कहते हैं, अरे देसी भाषा में क्या कहते हैं, घड़ी कोनी हो तो क्या है, घड़ो है। कौन सा? सम्राट घड़ी। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी कौन सी? सम्राट घड़ी। क्लियर है क्या? दूसरा जो यंत्र है, 3 प्रमुख यंत्रों में से पहला सम्राट घड़ी, दूसरा यंत्र है राम यंत्र। कौन सा यंत्र? राम यंत्र। और तीसरे नंबर पे है जय प्रकाश यंत्र। कौन सा यंत्र? जय प्रकाश यंत्र। क्लियर है? तो 14 प्रमुख यंत्रों में से, 14 यंत्रों में से 3 प्रमुख है, सम्राट घड़ी, राम यंत्र, और तीसरा कौन सा बेटा? जय प्रकाश यंत्र। क्लियर है? राजेश सेन, नमस्ते सर। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार, मेरा नमस्कार। चलिए जी, चले आए क्या? एक अन्य अगर पूछ ले तो एक सुंथल यंत्र भी है। कौन सा यंत्र? सुंथल यंत्र। चलिए जी, यहां तक क्लियर है क्या? विशेष बात आपको बताएं क्या? एक बता ही देते हैं, क्योंकि हर एक बात आपसे साझा की जाएगी, ताकि बड़े अच्छे से आपको हर एक चीज बारीकी से पता हो। विशेष 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को ने जयपुर की वेधशाला को, अरे बातें नहीं पढ़ना है, पढ़िए भी, विश्व विरासत में विश्व विरासत में शामिल किया, विश्व विरासत में शामिल किया। क्लियर है क्या? तो यूनेस्को ने 1 अगस्त 2010 को जो जयपुर की वेधशाला है, इस जयपुर की वेधशाला को विश्व विरासत में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। क्लियर है? क्लियर है क्या यहां तक? राजस्थान का प्रथम सांस्कृतिक धरोहर है जयपुर की वेधशाला, जिसको विश्व विरासत में शामिल किया गया। क्या लिखेंगे कि राजस्थान की प्रथम सांस्कृतिक
सांस्कृतिक धरोहर जिसे विश्व विरासत में शामिल किया गया शामिल किया गया। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? आप कहोगे सर सौर वेधशाला सौर वेधशाला सौर वेधशाला करते जा रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है? क्या है ये सौर वेधशाला? मैंने कहा कि जो सौर वेधशाला है, सौर वेधशाला जो है, सौर वेधशाला की स्थापना का उद्देश्य है कि स्थापना का उद्देश्य चंद्र ग्रहण ग्रह चंद्र ग्रहण ग्रह नक्षत्र मौसम इत्यादि का पूर्वानुमान लगाना था। कि जो सौर वेधशाला बनवाई गई, इस सौर वेधशाला का प्रमुख उद्देश्य जो था वो ये था कि चंद्र ग्रहण और ग्रह नक्षत्र और मौसम इत्यादि का पूर्वानुमान लगाना था। आपको पता है जब भी आकर के पंडित जी बैठ जाते हैं, कहते हैं ग्रह नक्षत्र का खेल है, ग्रह नक्षत्र का सारा क्या है, खेल है, राशियां वाशियां पढ़ते हैं, सब जो चीजें हैं उन चीजों से रिलेटेड ये क्या थी, सौर वेधशाला थी। क्लियर है क्या? ठीक है भाई। अगली इंपॉर्टेंट बात भाई, जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। जयपुर शहर की स्थापना की थी। चलिए जी, तो जयपुर शहर की जो स्थापना करने वाले महान शासक वो थे स्वाई जय सिंह। कौन से? स्वाई जय सिंह। कौन से? स्वाई जय सिंह। क्लियर है क्या? शुभम मालिया जी के नमस्ते सर जी। नमस्कार जी बेटा, नमस्कार, आपका वेलकम है आजाद इंस्टीट्यूट में। बस जुड़े रहिए, लेट हो गए टाइम से आया करो क्लास, ताकि कोई भी मिस ना रहे और एक भी चीज बाहर ना जा पाए, इसलिए टाइम टू टाइम क्लास पे आ जाया करो। ठीक है जी। चलिए जी, फटाफट से अब आगे देख लीजिए। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जयपुर शहर की, क्योंकि जयपुर शहर की स्थापना के बारे में अगर चर्चा की है तो जयपुर के बारे में विस्तृत जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब जयपुर शहर की बात कर रहे हैं, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। अभी देखते हैं कि जयपुर शहर कैसा है। जयपुर शहर कैसा है? अरे जयपुर शहर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है जयपुर शहर। कौन सा शहर? जयपुर शहर। जयपुर शहर की अगर हम बात करें, जयपुर शहर की अगर हम बात करें तो देखिए जयपुर जो शहर है, जयपुर जो शहर है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो जयपुर शहर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि विश्व का प्रथम शहर है, विश्व का प्रथम शहर जो
वास्तु नियोजित वास्तु नियोजित तरीके से बसाया गया। कि जो जयपुर शहर है, विश्व का, पूरे विश्व की बात हो रही है, विश्व का प्रथम शहर है जो वास्तु नियोजित तरीके से बसाया गया। सबसे पहले जयपुर का नाम होता था जयनगर। क्या होता था? जयनगर। क्या था? प्राचीन नाम था। क्या था? प्राचीन नाम था। क्या था? प्राचीन नाम था। क्लियर है क्या? बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में मेरे ख्याल से आ रहा होगा। देखते जाइए, हर एक चीज क्लियर करेंगे भाई, लेकिन आप बस जुड़े रहिए, देखते रहिए, लगातार हर एक चीज, एक एक चीज आपको साझा करने में जा रहा हूं। ठीक है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बताइए वास्तु नियोजित तो था, लेकिन वास्तुकार कौन था? वास्तुकार आपको पता है विद्याधर 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 भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य क्या थे? वास्तुकार थे। क्या थे? वास्तुकार। जयपुर शहर का जो वास्तुकार है वो था विद्याधर भट्टाचार्य। और इनके नाम से आपको पता होगा कि जब चोमू पुड़िया की तरफ जाते हैं तो विद्याधर नगर भी आता है जो इनके नाम से ही संचालित है। और विद्याधर नगर आप अगर देखोगे तो उसका भी जो मैप देखना आप, बड़ा अच्छा मैप है। जब भी विद्याधर नगर देखोगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बड़े तरीके से, ऐसे लगता है कि एक अच्छी वेल डेवलपमेंट सिटी के अंदर अगर हम आ गए हैं। जैसे चंडीगढ़ में आपने देखा होगा कि समकोण पे काटता है, ऐसे ही कुछ टाइप का विद्याधर नगर बनाया गया है और बड़ा मस्त बनाया गया है। देखना कभी टाइम लगे तो, इन विद्याधर के नाम से ही है। तो विद्याधर भट्टाचार्य जो है, इन्होंने वास्तुकार थे, यानी कि बताया गया था इस जगह पे इस प्रकार से ये शहर की स्थापना करनी है। वास्तुकार थे। वास्तुकार तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। वास्तुकार अगर है तो सहायक वास्तुकार कौन थे? वो थे जेवियर डी सिल्वा। जेवियर डी सिल्वा। जेवियर डी सिल्वा। जेवियर डी सिल्वा। जेवियर डी सिल्वा कौन थे? सहायक वास्तुकार। सहायक वास्तुकार थे। कौन से शहर के? इस जयपुर शहर के। क्लियर है क्या? यहां तक मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा। निर्माण तो आपको पता ही है। निर्माण करता कौन है? निर्माण करता है सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह। क्लियर है। और जब जयपुर शहर की नींव रखी गई थी तो उस टाइम पे नींव रखी गई थी जोरावर सिंह गेट पर। कौन से गेट पर? जोरावर सिंह जोरावर सिंह गेट पर। और जोरावर सिंह गेट पर नींव रखी थी जगन्नाथ पंडुरिक ने। किसने रखी थी? जगन्नाथ पंडुरिक द्वारा क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। जगन्नाथ जगन्नाथ पंडुरिक के द्वारा नींव रखी गई थी। किसकी? जयपुर शहर की। जगन्नाथ पंडुरिक कौन थे? ये सवाई जयसिंह के गुरु थे। कौन थे? सवाई जयसिंह के क्या थे बेटा? गुरु थे। ये मुख्य मुख्य बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा या नहीं हुआ क्लियर? और निर्माण लिख देता हूं सन भी 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर का निर्माण हुआ। यहां तक ओके है क्या? एकदम ओके है क्या? सारी मोटी मोटी बातें कर ली है
तो एक बार वापिस से रिवाइज कर लेते हैं। जयपुर शहर के बारे में चर्चा कर रहे थे। जयपुर शहर में आपको पता है जोरावर सिंह गेट भी, अजमेरी गेट भी है, ध्रुव पोल भी है, ऐसे बहुत सारे गेट है। तो देखिए जयपुर शहर जो है, जयपुर शहर के निर्माता कौन थे, निर्माण करने वाले थे स्वाई जय सिंह। कौन थे? स्वाई जय सिंह। और अगर कोई व्यक्ति, मान लो आप मकान का निर्माण कर रहे हो, तो कोई ना कोई इंजीनियर होता है, कोई वास्तुकार होता है, कोई ना कोई तो बताने वाला होता है। तो वो बताने वाला बंदा कौन था? वो था विद्याधर भट्टाचार्य। और इनकी सहायता करने के लिए सहायक वास्तुकार थे जेवियर डी सिल्वा। जिस टाइम पे जयपुर शहर बसाया गया था, उसका प्राचीन नाम रखा गया था जयनगर। कौन सा नगर? जयनगर प्राचीन नाम था। जयनगर के बाद में उसका नाम बदल करके जयपुर शहर रखा गया। जोरावर सिंह गेट था, उस गेट के नीचे, गेट पर नहीं नींव रखी, गेट के जो नीचे थी वहां पर नींव रखी गई जगन्नाथ पंडुरिक के द्वारा। और जगन्नाथ पंडुरिक स्वाई जयसिंह के क्या थे? गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। और विश्व का प्रथम शहर जो वास्तु नियोजित तरीके से बसाया गया, वो कौन सा शहर? जयपुर शहर। कौन सा शहर? जयपुर शहर। ये मुख्य मुख्य बातें जयपुर शहर की मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। सुनीता देवी, नमस्ते सर जी, नमस्कार जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम चर्चा कर रहे हैं उपनाम के बारे में कि जयपुर शहर का उपनाम, उपनाम क्या क्या है? जयपुर शहर को कहते हैं राजस्थान का वृंदावन। राजस्थान का वृंदावन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का वृंदावन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का वृंदावन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का वृंदावन कहते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक नाम और लिया जाता है, राजस्थान की छोटी काशी। 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 राजस्थान की छोटी काशी, आप देखिए, एक बड़ी काशी एक छोटी काशी, यानी ये कौन सी है? दूसरी काशी। राजस्थान की दूसरी काशी। राजस्थान की दूसरी काशी। आप पूछोगे सर तो राजस्थान की प्रथम काशी कौन है, कौन सी जगह है? राजस्थान की प्रथम काशी तो बूंदी है। राजस्थान की बड़ी काशी या प्रथम काशी क्या है? बूंदी है भाई। क्या है? बूंदी है। क्लियर है यहां तक? इसको कहा जाता है पूर्व का पेरिस। क्या कहा जाता है? 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 पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस। और अगला तो आपको पता ही है, गुलाबी नगरी कहा जाता है। कौन सी नगरी? गुलाबी नगरी। कौन सी नगरी? गुलाबी नगरी कहा जाता है। और गुलाबी नगरी जो नाम है, ये स्टैनली रीड ने नाम दिया था। किसने दिया था? स्टैनली रीड ने। स्टैनली रीड ने। स्टैनली रीड ने 20वीं सदी में नाम दिया। 20वीं सदी में नाम दिया। कौन सी नगरी? गुलाबी नगरी। कौन सी नगरी?
गुलाबी नगरी। तो जयपुर के हमने क्या क्या उपनाम देखे? राजस्थान का वृंदावन, राजस्थान की छोटी काशी, पूर्व का पेरिस और गुलाबी नगरी, जो स्टैनली रीड ने 20वीं सदी के अंदर जयपुर को गुलाबी नगरी कहा था। क्लियर है यहां तक? बढ़ते हैं आगे, चलिए जी। आगे चर्चा करते हैं। जो ब्रिटिश शासक थे कौन? प्रिंस प्रिंस वेल्स ऑफ प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट के आगमन पर, अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय ने 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में इस शहर इस शहर इस शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया, गुलाबी रंग से रंगवाया। कब? 1876 ईस्वी में। और कब, किसके आने पर? प्रिंस वेल्स ऑफ एल्बर्ट के आने पर। किसने रंगवाया? राम सिंह द्वितीय ने। कौन से रंग से? गुलाबी रंग से। कौन से रंग से? गुलाबी रंग से। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जयपुर शहर की तुलना कौन से शहरों से की जाती है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं जयपुर शहर की तुलना कौन से शहर से करी जाती है। तो देखिए, इसको कहा जाता है चीन की कैंटीना, चीन की कैंटीना, और इराक की राजधानी कौन सी है? इराक की राजधानी बगदाद। कौन सी राजधानी? बगदाद। इन दोनों शहरों का मिश्रित समायोजन, मिश्रित समायोजन, चीन की कैंटीना और इराक की राजधानी समायोजन किसको कहा जाता है? जयपुर शहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुर शहर को कहा जाता है। और तुलना देखते हैं भी। आगे तुलना अगर हम देखें तो सुंदरता की दृष्टि से, सुंदरता में सुंदरता में फ्रांस की राजधानी, और फ्रांस की राजधानी आपको पता है कौन सी राजधानी है? पेरिस। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस के समान की जाती है। वो गाना भी तो आता है, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, आई लव माई इंडिया, ऐसा कुछ है ना। तो उसके अंदर यानी घूमने वाली अच्छी जगह है, सुंदरता वाली जगह है, इसीलिए तो उस पर सॉन्ग बना है कि इतना अच्छा पेरिस शहर है, देखने लायक है, सुंदरता के मामले में बड़ा सुंदर शहर है। कौन सा? पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है उसके समान जयपुर शहर की तुलना की गई है। क्लियर है? आगे देखिए, अगर हम तुलना करें भव्यता में, किसमें? भव्यता की दृष्टि से, तो भव्यता में
भव्यता, भव्यता में रूस का, रूस का मॉस्को शहर, कौन सा शहर? मॉस्को शहर। भव्यता का मतलब इतना भव्य बना हो, यानी कि एक अद्भुत हो, भव्य हो, इस प्रकार का विशाल रूप के जो, अगर मान लो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा भव्य है, पुरानी पुरानी चीजों का समायोजन है, वो भव्य कहलाते हैं। भव्यता में रूस का जो मॉस्को शहर है वो बड़ा फेमस है, उससे तुलना की जाती है जयपुर शहर की। क्लियर है क्या? अब हम तुलना करते हैं आकर्षण में, कि आकर्षता में किसके समान है तुलना। आकर्षता में, तो आकर्षता में, आकर्षता में जो हंगरी की राजधानी है, हंगरी की राजधानी, हंगरी की राजधानी कौन सी है पता है क्या? बुडापेस्ता, बुडापेस्ता जो है उससे की जाती है। क्लियर है क्या? तो याद कैसे रखोगे तुलना आकर्षता के अंदर, कि कोई भी चीज अगर हमें अट्रैक्ट करती है, आकर्षता कब करती है? हंगरी, यानी जब हमें भूख लगी हो। हमें जब भूख लग रही हो, तब एक बूढ़ा बंदा पिस्ता लेता हुआ हमें दिखाई दिया, और जब हमें भूख लग रही थी उस टाइम पे, यानी हंगरी थे हम, भूखे थे, और भूख लगने पर एक बूढ़ा बंदा हमें मिला पिस्ता खाते हुए, और हम उसकी तरफ क्या हुए? आकर्षित हुए। आकर्षित होने पर क्या हुआ? हमने आकर्षता के अंदर, और थे कहां पे? जयपुर शहर में थे। कहां पर थे? जयपुर शहर में। हमें भूख लगी, बूढ़ा बंदा मिला पिस्ता वाला, और हम उसकी तरफ आकर्षित हुए। कौन से शहर में? जयपुर शहर में। रह जाएगा याद? बिल्कुल रह जाएगा याद। ठीक है क्या? चलें आगे क्या? चलते हैं जी आगे। जल्दी से बताइए, यहां तक एवरीथिंग इज ओके, तो फिर हम आगे बढ़े। जल्दी से बताइए, यहां तक ओके है तो हम आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग इज ओके। अगर सही से समझ में आ गया तो फटाफट से बताइए भी, हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, चलें आगे क्या? जल्दी से बताइए। हम्म, चलिए जी। जयपुर शहर की थोड़ी सी बात अगर हम और करें, तो देखिए, जयपुर जो शहर है वो समकोण सिद्धांत पर बसा हुआ है। समकोण सिद्धांत पर बसाया गया। कौन से सिद्धांत पर? समकोण सिद्धांत, वही जो आर पार सभी सड़कें जाती है, किसी का भी जो गेट है मुख्य सड़क पर नहीं खुलता, वो वाला कौन सा? समकोण सिद्धांत। लीजिए जी, जयपुर जो शहर है, जयपुर जो शहर है, ये जयपुर शहर, ये जयपुर शहर जो है समकोण सिद्धांत पर बसाया गया है। कौन से सिद्धांत पर? समकोण सिद्धांत पर बसाया गया है। अगर आपसे पूछे बताइए जयपुर शहर का आधुनिक निर्माता कौन है? आधुनिक निर्माता कौन है बताइए भाई? मिर्जा इस्माइल। कौन है? मिर्जा इस्माइल जयपुर शहर का आधुनिक निर्माता है। क्लियर है? चलिए
अगर आपसे ये पूछे कि स्थापना के समय स्थापना के समय स्थापना के समय कितने प्रमुख प्रवेश द्वार थे, तो कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7। 7 प्रमुख प्रवेश द्वार थे। कितने? 7 प्रमुख प्रवेश द्वार थे। 7 में से नाम लिख देता हूं मैं यहां पर। ये रहा एक प्रवेश द्वार जिसका नाम है ध्रुव पोल। कौन सा पोल? ध्रुव पोल। नंबर 2 पे ये रहा प्रवेश द्वार। नंबर 2 पे ये रहा प्रवेश द्वार, इसका नाम है सूरज पोल। कौन सा पोल? सूरज पोल। नंबर 3 पे जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है चांद पोल। कौन सा पोल? चांद पोल। आपको पता है मेट्रो स्टेशन भी है, जो मेट्रो जाती है वो चांद पोल तक जाती है। अब तो बड़ी चौपड़ तक जाने लग गई है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में अगला जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है घाट पोल। कौन सा पोल? घाट पोल। क्लियर है? उसके बाद में जो पोल है, जो गेट बोल देते हैं जिसको, सांगानेरी गेट प्रवेश द्वार है। सांगानेरी गेट। 1 2 3 4 5, 2 रह गए। हाँ जी, एक रह गया अजमेरी गेट। कौन सा गेट? अजमेरी गेट। कौन सा गेट? अजमेरी गेट। क्लियर है क्या? तो ध्रुव पोल, सूरज पोल, चांद पोल, घाट पोल, सांगानेरी पोल और अजमेरी गेट। क्लियर है? ये प्रवेश द्वार जो थे ये पहले थे। क्लियर है कि एक और रह गया अभी, है ना? 3 और 3 6। एक और आपको अगर याद हो तो बताइएगा। मेरे से हो सकता है एक भूल रह गई हो एक गेट की। आपको याद है तो बताइएगा। ध्रुव पोल, सूरज पोल, चांद पोल, घाट पोल, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट। एक और कौन सा रह गया आपको पता हो तो कमेंट कर दीजिए। तब तक न्यू गेट है क्या? पक्का पता है क्या न्यू गेट? न्यू गेट है, ठीक है जी, न्यू गेट है। एक गेट कौन सा है? न्यू गेट। ये था क्या भाई उस टाइम पे? ये है स्थापना के समय के 7 प्रमुख गेट। ठीक है, चलिए जी हम अब आगे चलते हैं। इन्होंने गोविंद देव जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो मंदिर है वो कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, चलिए जी अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद में निर्माण कार्य अगर हम देखें तो एक मंदिर आता है कल्की जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? कल्की जी का मंदिर। और कल्की जी का मंदिर कहां पर है? जलेब चौक में। जलेब चौक पर है। और जलेब चौक कहां है?
जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है भाई। क्लियर है क्या? कल्की जी का मंदिर। उसके बाद में सिसोदिया रानी का भी मंदिर। कौन सा मंदिर? सिसोदिया, सिसोदिया रानी का मंदिर। सिसोदिया रानी का जो, सॉरी, सिसोदिया रानी का मंदिर नहीं है, सिसोदिया रानी का महल है। कौन सा महल? सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का जो महल है, ये महल महाराणा अमर सिंह द्वितीय की जो क्या थी, वो पुत्री थी क्या? कौन सी पुत्री? चंद्रा कंवर। कौन सी पुत्री? चंद्रा कंवर द्वारा। मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रा कंवर द्वारा निर्मित। यहां तक क्लियर है क्या? सिसोदिया रानी का महल, कल्की जी का मंदिर जो जलेब चौक जयपुर में है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? हाँ जी, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? कल्की जी के मंदिर का किसके द्वारा? किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। सिसोदिया रानी का जो महल है, ये मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय जो है, उनकी पुत्री थी चंद्रा कंवर, उसके द्वारा निर्मित है। क्लियर है? आगे चलें क्या? अगला जो था निर्माण कार्य, वो था मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर, मानसरोवर, या फिर उसको बोलते हैं मानसागर। क्या बोलते हैं? मानसागर झील का निर्माण करवाया। झील का निर्माण करवाया। क्लियर है क्या? और ये जो झील है, ये झील गर्भावती जो नदी है, पहले होती थी गर्भावती नदी, इस गर्भावती नदी के पानी को रोककर, गर्भावती नदी के पानी को रोककर मानसागर या मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया। और ये जो झील है, इसी झील के अंदर, इसी झील के अंदर एक महल है। क्या है? महल है। क्या है? महल है। इस महल का निर्माण है, सॉरी, महल का नाम है जल महल। कौन सा महल? जल महल। और ये जल महल झील के अंदर कौन सी में स्थित है? कौन सी झील में? मानसरोवर झील के अंदर कौन सा महल? जल महल स्थित है। क्लियर है क्या? और जल महल का निर्माण करवाने वाले जो शासक थे, जल महल का निर्माण करवाया गया सवाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा जल महल का भी निर्माण करवाया गया। तो मानसरोवर झील या मानसागर झील का निर्माण करवाया, गर्भावती नदी के पानी को रोककर, और उसके अंदर एक सुंदर सा जल महल बनवाया गया मानसरोवर झील के अंदर। तो इसका निर्माण करवाया था जल महल का सवाई जय सिंह ने। यहां तक ओके है क्या? ओके रिपोर्ट है। आगे एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। क्लियर है क्या? और क्यों करवाया था इसका निर्माण?
जो मराठा आक्रांता थे, मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु, किससे बचने हेतु? मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु, मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। चंद्र महल, चंद्र महल या सिटी पैलेस का निर्माण करवाया गया। सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। क्लियर है क्या? और इनके जो आश्रित विद्वान थे, उन विद्वानों के लिए भी ब्रह्मपुरी का निर्माण करवाया गया था। लिखवा देते हैं। अपने आश्रित विद्वानों के निवास हेतु ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी लिख लीजिए, ब्रह्मपुरी का निर्माण करवाया। चलिए जी, यहां तक क्लियर है। और सबसे बड़ी बात क्या कि एशिया की स्टार लगा लेना भाई। एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण। कौन सी बाण? जय बाण या रणबंका का का निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण करवाया। जय बाण जो है एशिया की सबसे बड़ी तोप, सबसे बड़ी तोप है, जो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग के अंदर? जयगढ़ दुर्ग के अंदर एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है। क्लियर है क्या? कौन सी तोप है ये तोप है जय बाणिया रणबंका। जय बाणिया, जय बाणिया रणबंका एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो कौन से दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताया गया था मेरे द्वारा कि मिर्जा जयसिंह के द्वारा निर्मित है। मिर्जा जयसिंह द्वारा निर्मित है जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ दुर्ग के अंदर जो तोप है वो सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। क्लियर है यहां तक? यहां तक मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी।
चलिए जी, चलें आगे क्या। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सवाई जयसिंह के ज्योतिष क्षेत्र के अंदर क्या योगदान है। सवाई जयसिंह का ज्योतिष क्षेत्र, चलिए जी देख लेते हैं भी आगे। सवाई जय सिंह का ज्योतिष क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, ज्योतिष क्षेत्र। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष क्षेत्र पर एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ था? नक्षत्रों पर ग्रंथ लिखा, नक्षत्रों पर ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही नक्षत्रों पर ग्रंथ लिखा था और रचना रचना की गई थी 1725 ईस्वी में की गई थी। और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो प्रकाशन हुआ था 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था किसका? जीज मोहम्मद शाही का। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगा। और इस जो ग्रंथ में, इस ग्रंथ के अंदर नक्षत्रों की विशुद्ध सारणियों का उल्लेख है। नक्षत्रों की विशुद्ध सारणियों का उल्लेख है। ये भी क्लियर है गुरुजी। आगे बताओ। इन्होंने ग्रहों पर भी ग्रंथ लिखा था। ग्रहों पर ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जय सिंह कारिका। जय सिंह कारिका। जय सिंह कारिका जो ग्रंथ लिखा था इन्होंने, वो तो ग्रहों पर लिखा था। और जीज मोहम्मद शाही नक्षत्रों पर ग्रंथ लिखा था। ये दो ग्रंथों की रचना सवाई जय सिंह ने की थी। और किन पर थी ये? ज्योतिष क्षेत्र के अंदर थी। किस पर थी? ज्योतिष क्षेत्र पर थी। क्लियर है क्या? चलिए जी, यहां तक मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि जो सवाई जयसिंह है, इनके दरबारी ज्योतिष थे क्या कोई? बिल्कुल थे। और दरबारी ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष की इन्होंने लिखा है, इसका मतलब किसी ना किसी का तो प्रभाव है, या ऐसा कुछ माहौल भी बना होगा जिसमें ग्रह नक्षत्रों की बातें होती होगी, उन पर ग्रंथ लिखे होते होंगे। तो उनको देखकर ही हो सकता है राजा ने भी सोचा मैं भी लिख दूं, क्योंकि ज्योतिष क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ज्योतिष विद्वान भी हैं। तो देखिए, चर्चा कर लेते हैं आगे कि सवाई जयसिंह के दरबारी ज्योतिष, सवाई जयसिंह के दरबारी ज्योतिष, सवाई जयसिंह के
दरबारी सवाई जयसिंह के दरबारी ज्योतिष। एक तो नाम आपको पता ही होगा, सुन ही रखा है, जगन्नाथ पंडुरिक, जिन्होंने जयपुर शहर की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और वास्तु वो नींव रखी थी, इसका मतलब कुछ ऐसा कुछ था, पंडित वगैरह ऐसा कुछ थे, यानी ज्योतिष क्षेत्र के अंदर इनका योगदान होगा। तो ज्योतिष के अंदर दरबारी विद्वान जो थे, दरबारी सॉरी ज्योतिष थे जगन्नाथ पंडुरिक। क्लियर है क्या? उसके बाद में नंबर 2 पे कौन थे? केवल राम। कौन थे? केवल राम। नंबर 3 पे एक बंदा था, उसका नाम था नयन उपाध्याय। क्या नाम था? नयन उपाध्याय। यहां तक क्लियर है क्या? बड़े आराम से प्यार से समझाया जा रहा है, बड़े अच्छे से समझाया जा रहा है। बस आप तो सुनते रहिए और समझते रहिए। अब हम देख लेते हैं सवाई जयसिंह के गुरु। सवाई जयसिंह के गुरु कौन थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था वही थे गुरु जिन्होंने नींव रखी थी जयपुर शहर की, जगन्नाथ पंडुरिक। कौन थे? जगन्नाथ पंडुरिक। जगन्नाथ पंडुरिक। जगन्नाथ पंडुरिक बड़े विद्वान थे। कैसे विद्वान थे बताते हैं। एक टोलमी बड़े विद्वान थे ज्योतिष क्षेत्र के अंदर। क्या नाम था उनका? टोलमी। और टोलमी ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी सांख्य दर्शन के अंदर, जिसका नाम था, टोलमी की पुस्तक का नाम था अल्मागेस्ट। ALMAGEST। तो अल्मागेस्ट नाम की पुस्तक थी किसकी? टोलमी की। और उसके अंदर 2 ग्रंथों की रचना की थी उन्होंने। कितने ग्रंथों की? 2 ग्रंथों की रचना जगन्नाथ पंडुरिक ने की। क्योंकि टोलमी जो पुस्तक थी अल्मागेस्ट सांख्यिकी दर्शन के अंदर थी, और ज्योतिष क्षेत्र के अंदर इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई थी। और उसी पुस्तक से प्रभावित होकर के इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना कर दी थी। किसने? जगन्नाथ पंडुरिक ने 2 ग्रंथों की रचना कर दी। और वो रचना कर दी किस किस से? एक का तो नाम था उसमें, क्या नाम था? सम्राट सिद्धांत। सम्राट सिद्धांत। और दूसरे का नाम था सिद्धांत, सिद्धांत कौरद्रुम। ये 2 ग्रंथ जो है, ये 2 ग्रंथ जगन्नाथ पंडुरिक ने टोलमी की पुस्तक पढ़ के, क्योंकि टोलमी की जो पुस्तक थी उसकी लैंग्वेज और उसकी जो थी वो थोड़ा सा अच्छे भाषा में नहीं थी, यानी इनको कुछ लगा कि इसके अंदर इंप्रूव करके और उससे प्रभावित होकर उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ चीजें लिख दें। तो उन्होंने इस ग्रंथ के भी 2 ग्रंथों की रचना कर दी इस टोलमी की पुस्तक से। एक तो सम्राट सिद्धांत और एक सिद्धांत कौरद्रुम, या कौरतुम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरतुम। कौरद्रुम या कौरतुम भी कहते हैं। इसकी रचना की थी किसने? जगन्नाथ पंडुरिक ने। क्लियर है? जो किसके गुरु थे? सवाई जयसिंह के गुरु थे। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जल्दी से बताइए फटाफट से, यहां तक ओके है? यहां तक एवरीथिंग इज ओके? जल्दी से बताइए। सो रहे हो क्या या नींद आ गई भाई? फटाफट से बताइए मुझे भी। चलिए जल्दी से बताइए एवरीथिंग इज ओके। ठीक है जी। बस एक बात और देख लीजिए, इनकी लास्ट किसकी? जगन्नाथ पंडुरिक की।
एक यूनानी गणितज्ञ थे, कौन थे? यूनानी गणितज्ञ, यूनानी गणितज्ञ। और यूनानी गणितज्ञ जो थे उनका नाम था न्यूक्लिड। क्या नाम था? न्यूक्लिड। और न्यूक्लिड की पुस्तक थी, न्यूक्लिड की पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। क्या थी? हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये किससे संबंधित थी? जो रेखा गणित होती है, आपको पता है, उस रेखा गणित से संबंधित थी। रेखा गणित से क्या थी? संबंधित थी। इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये न्यूक्लिड कहाँ के थे? यूनान के थे। और यूनान में कौन सी भाषा थी? अरबी भाषा थी। और अरबी भाषा का जो चीज थी, अरबी भाषा बहुत कम लोगों को समझ में आती थी। और इस बुक के अरबी भाषा को इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया किस भाषा के अंदर? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा में क्या किया? अनुवाद कर दिया। संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। यानी बहुत बड़े गणितज्ञ थे। कौन? जगन्नाथ पंडुरिक। ये बात किसकी की है हमने? जगन्नाथ पंडुरिक की। तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि जगन्नाथ पंडुरिक की क्या भूमिका थी जयपुर शहर की स्थापना से रिलेटेड, और सवाई जयसिंह के जो साहित्य क्षेत्र के अंदर जो योगदान है। थोड़ा बहुत और है, मेरे ख्याल से कल जो सवाई जयसिंह जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत विस्तृत ज्ञान है सवाई जयसिंह के बारे में। और कहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए अपने अच्छे लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे लेवल का कंटेंट आपको मिलना चाहिए। और अच्छे लेवल का अगर कंटेंट आपको मिलेगा तो आप हर एक एग्जाम को बड़े अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ क्लास के अंदर, वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इतने अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि गुरुजी आप पढ़ाते हैं और हम साथ साथ में करते हैं, और उसके बाद में नोट्स भी बनाते हैं। हम बड़े समझदार हैं, आपके दिए हुए मार्गदर्शन पे चलते हैं। और जो जो आप गुरुजी बता रहे हो हम साथ साथ नोट्स करते जा रहे हैं, नोट बनाते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं। और नोट्स बनाते बनाते गुरुजी हमें आदत पड़ गई है, राइटिंग इंप्रूव हो गई है, और समझ में भी बड़े अच्छे से आ रहा है। क्योंकि जब गुरुजी हम हाथ का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए तो उस टाइम पे हमारा दिमाग भी गुरुजी एक्टिव हो रहा है, और हमने टाइम के भी हम पंक्चुअल हो गए हैं। और आप बोलते क्या हो 8 बजे से पहले, आपसे पहले तो हम आपका वेट करते हैं। गुरुजी आप क्या बातें करते हो, हम तो आपसे इतने मंत्रमुग्ध हो चुके हैं कि अब तो डेली 7 वाली क्लास जो जिन्होंने राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है, जिनका एग्जाम होना है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, उसके लिए तो 7 बजे वाली क्लास है महिला और बाल अपराध। और 8 बजे वाली क्लास तो ये भी परमानेंट है किसकी? राजस्थान के इतिहास की। तो गुरुजी हम तो बड़े अच्छे से आपकी क्लास लगा रहे हैं, बस आप पढ़ाते रहिए, आप भी संघर्ष करते रहिए, और हम आपके संघर्ष में आपके साथ हैं। और गुरुजी आप करवा रहे हैं वो एकदम फिट बैठ रहा है। हमें याद आता है रात को नींद लेते हैं, जब नींद आती है तो गुरुजी सपनों के अंदर राजस्थान का इतिहास चलता है। मैंने कहा इसीलिए तो 8 बजे का टाइम रखा है, ताकि सपनों के अंदर राजस्थान का इतिहास चले। और राजस्थान का इतिहास सपनों में चलने के बाद में मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाते ही आप सोओगे, नींद लोगे, तो नींद लेते ही मेरे वाली क्लासें दिमाग में घूमेगी। और आपको पता है कि रात के टाइम पे माइंड और ज्यादा एक्टिव होने लग जाता है। और जब हम नींद लेते हैं तो जो जो चीजें लेटेस्ट है वो सबसे ज्यादा पहले सपने के अंदर आने की प्रायिकता रहती है। तो सपना सबसे पहले आएगा तो आजाद इंस्टीट्यूट के आएगा, या हमारी क्लासेस का आएगा राजस्थान के इतिहास का। और रात के अंदर जब रिवाइज होता है, क्योंकि जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि मेमोरी जो होती है, मेमोरी जैसे सेव होती रहती है जिस टाइम पे फ्री होता है टाइम, वैसे ही रात के टाइम पे दिन के अंदर तो सभी जो दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, तो रेस्ट भी तो चाहिए दिमाग को। रेस्ट कब चाहिए होता है? रात के टाइम पे। और जो जो दिन की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाती है।
क्योंकि दिन के अंदर तो ऑनलाइन प्रोसेस चलता है आदमी के जीवन में, और जो घटनाएं होती है जब रात को सोता है उस टाइम पे वो घटनाएं जो है वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो डाउनलोड होने सबसे पहले वो स्टार्ट होगी जो सबसे लास्ट में घटना हुई है, वो क्योंकि अभी लेटेस्ट याद में है तो सबसे पहले डाउनलोड होगी। तो इसीलिए आप जब नींद लेंगे तो राजस्थान का इतिहास की क्लास सबसे पहले डाउनलोड होगी, और डाउनलोड होने के बाद में बाकियों के लिए डाटा बचे ना बचे, राजस्थान के इतिहास के लिए आपका डाटा हमेशा रहेगा। तो इसीलिए क्लास को लगाएं, बड़े अच्छे से समझें, कंसंट्रेट करें और क्लास को वापस से रिवीजन करें, नोट्स को पढ़ें, ताकि जो भी आगे वाला एग्जाम होगा उसको बड़े अच्छे से आप फाइट कर सकें और उस एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक तो नहीं वैसे, लेकिन नया टॉपिक होगा। स्वाई जय सिंह के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं, और स्वाई जय सिंह के बारे में चर्चा करेंगे कल वाली क्लास में भी। और कल वाली क्लास में स्वाई जय सिंह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आमेर का कछवाहा वंश में यही एक जो शासक है जिनके बारे में ज्यादा जानकारी हमें चाहिए होती है, उसके बाद में छोटे छोटे शासक है। बस 3-4 दिन की क्लास फिर और रह जाएगी और अपने कंप्लीट कर देंगे आमेर का कछवाहा वंश, उसके बाद में आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।